हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लैब वैल्यूज़ के बारे में। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि लैब वैल्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी केस हिस्ट्री मिल रही है, कोई भी हम केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी केस को स्टडी कर रहे हैं, उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स को हम तभी इंटरप्रेट कर सकेंगे अगर हमें उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ पता होगी। ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज़ के बिना हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो नॉर्मल वैल्यूज़ जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि जी HB की नॉर्मल वैल्यू बताओ या WBC की नॉर्मल वैल्यू बताओ। तो अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी तो हम इजीली टिक कर देंगे। ये बहुत स्कोरिंग है और बहुत इजीली हमारा जो रैंक है वो आगे आ सकता है एक एक मार्क से, इवन 0.5 मार्क्स से भी। ठीक है, तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लैब वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डिस्कस करते हैं लैब वैल्यूज़ के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें चार्ज होता है एक्चुअली। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं? सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड। ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा एग्जामिन होते हैं, ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स। बाकी डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स के भी टेस्ट भेजे जाते हैं, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। इनको डिस्कस करने से पहले एक बात हम क्लैरिफाई कर दें कि जो लैब वैल्यूज़ है वो लैब टू लैब वेरी करती हैं। नॉर्मल रेंज की बात कर रहे हैं कि लैब टू लैब नॉर्मल वैल्यूज़ वेरी करती है, लेकिन इतना नहीं करती, वो आपस में रिलेटेड ही होती हैं। ठीक है, अब नॉर्मल वैल्यूज़ का हमें डायरेक्टली पता लग जाता है, बहुत ईजिली पता लग जाता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू थोड़ी बहुत वेरी करती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, वो आपस में मतलब आसपास ही होती हैं, रेंज सेम ही होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, देन हम सबसे पहले बात करते हैं सीरम सोडियम लेवल की। सीरम सोडियम लेवल नॉर्मल है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की या किसी और चीज़ की भी नॉर्मल वैल्यू याद करें तो इसके साथ हमें यूनिट्स भी याद करने पड़ेंगे। जितने यूनिट्स हैं उसके यूनिट्स का खास ध्यान रखना पड़ेगा। समटाइम्स MCQs में क्या होता है, यूनिट्स चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि यूनिट क्या है। जैसे सीरम सोडियम का यूनिट क्या है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो इस चीज़ का यूनिट्स भी साथ में याद करने हैं। और जो लैब वैल्यूज़ हैं वो हमें डेली रिवाइज करनी पड़ेंगी। ठीक है, डेली रिवाइज करके, चाहे आप अपने रूम में कोई भी चार्ट बना के उस पर लिख के डेली सुबह उठ के उसको रिवाइज कर सकते हो। डेली अगर आप जब भी मतलब रूम में फ्री बैठे हो या डेली सुबह उठ के जब आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको वो टिप्स पे हो जाएंगी। वो वैल्यू कोई भी है, चाहे वो फार्मा के ड्रग्स के नेम्स याद कर रहे हो या कुछ भी याद कर रहे हो, आप जस्ट अपने रूम पे लिख के लगा लो किसी भी वॉल पे, और जब भी आइडियल बैठे हुए हो या सुबह उठते हो तो उसको पढ़ो और वो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरम सोडियम की। सीरम सोडियम है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन सीरम पोटाशियम 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सीरम क्लोराइड 96 to 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सीरम कैल्शियम, अभी देखो कैल्शियम की यूनिट क्या है? मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो यूनिट्स मेन है, यूनिट्स को भी साथ में याद करना है नॉर्मल वैल्यूज़ के। ठीक है, सीरम कैल्शियम कितना होता है हमारा? 8.5 to 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सीरम फॉस्फोरस 3 to 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सीरम मैग्नीशियम 1.4 to 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। राइट, तो ये हो गए हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड शुगर लेवल की। अगर आप किसी भी मेडिसिन वार्ड में हो या ICU में हो, कहीं भी काम कर रहे हो, चाहे आप न्यूनेट्स के साथ डील कर रहे हो या एडल्ट पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो, उसमें ब्लड शुगर लेवल मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना कि पेशेंट डायबिटिक होता है, उस वजह से उसकी RBS या FBS चेक करनी पड़ती है। बट समटाइम क्या होता है, कुछ मेडिसिन्स जो होती हैं पेशेंट को चल रही होती है, वो मेडिसिन्स भी ब्लड शुगर लेवल को वेरी कर देती हैं, तो उस टाइम भी हमें वो चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो ब्लड शुगर लेवल चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ब्लड शुगर लेवल कितनी टाइप्स का है? काफ़ी टाइप्स का है। सबसे पहले फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आता है। फास्टिंग का मतलब है कि पेशेंट फास्टिंग फेज में है। फास्टिंग मीन्स पेशेंट नील पर ओरल है,
लास्ट 10 से 12 घंटे से पेशेंट खाली पेट है, पेशेंट ने कुछ नहीं खाया, उस टाइम पे जो शुगर चेक होती है उसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोलती है। और नॉर्मल कितनी होती है? 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 70 to 110, अगर 110 से अबव है तो पेशेंट प्री डायबिटिक या डायबिटिक है, अगर 70 से कम है तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंड शुगर कौन सी चेक करते हैं हम? रैंडम। समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट ने कुछ खा लिया, हमारे पास आ रहा है पेशेंट, उसको कोई दिक्कत आ रही है या हमने वैसे ही उसकी आरबीएस चेक करनी है, तो क्या है? आरबीएस इज रैंडम ब्लड शुगर। तो रैंडमली जब हम चेक करते हैं उसको रैंडम बोलते हैं, मतलब कभी भी चेक कर लो। तो इसकी नॉर्मल रेंज भी ज़्यादा होगी ना। नॉर्मल रैंडम ब्लड शुगर कितनी है? 110 to 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फिर उसके बाद हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। अगर कोई भी पेशेंट फास्टिंग पे है, अगर उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर 126 है या उससे ज़्यादा आ रही है, दैट मीन्स पेशेंट प्री डायबिटिक है। और अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा आ रही है, दैट मीन्स पेशेंट डायबिटिक है। ठीक है, तो प्री डायबिटीज़ हम फास्टिंग के मायनों से बता रहे हैं कि अगर एफबीएस पेशेंट की 126 से अबव है तो पेशेंट प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक मीन्स एट रिस्क ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, अगर उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं होगी तो वो डायबिटिक भी हो सकता है। अगर वो अभी कंट्रोल कर लेगा तो ये रिवर्स भी हो सकती है। प्री डायबिटीज़ कैन बी रिवर्स्ड बैक। ठीक है, इसलिए इसको प्री डायबिटिक कहते हैं। ओके, देन पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। पोस्ट प्रेंडियल का मतलब होता है खाना खाने के 2 घंटे बाद जब ब्लड शुगर लेवल का टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट प्रांडियल। ठीक है, तो ये कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल बिलो 140। अगर किसी भी पेशेंट की हम ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं, उसने 2 घंटे पहले खाना खाया था, 2 घंटे बाद हम चेक कर रहे हैं, अगर तो 140 के नीचे है पेशेंट इज़ ओके, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अगर 140 के अबव आ रही है, पेशेंट कैन बी डायबिटिक। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी ब्लड शुगर लेवल से ही रिलेटेड एक और टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं HbA1c। HbA1c टेस्ट है। इस टेस्ट में क्या होता है कि लास्ट 90 डेज़ में जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है, ठीक है, कितना आया लास्ट 90 डेज़ में, क्या हमारी जो ब्लड शुगर है वो अंडर कंट्रोल थी या नहीं थी। अगर ये चेक करना हो तो ये टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, HbA1c टेस्ट है। ठीक है, ये मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स में होता है HbA1c। ये चेक करने के लिए कि वेदर वो अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं, प्रॉपर मेडिसिन या इंजेक्शंस ले रहे हैं, और लास्ट 90 डेज़ में क्या उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो प्रॉपर था या नहीं था। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने टेस्ट कराएंगे तो कितना होगा? 5.9% से कम होगा नॉर्मल HbA1c। ठीक है, अगर कोई पेशेंट प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक कितना होता है? 5.9 to 6.4%। ठीक है, अगर डायबिटिक है, डायबिटिक कितने होते हैं? 6.5% से अबव अगर किसका HbA1c आ रहा है तो वो क्या है? वो डायबिटिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड गैस एनालिसिस। आईसीयूज़ में अभी जो लोग आईसीयू में ड्यूटी करते हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि वहाँ पे एबीजी बहुत ज़्यादा की जाती है, एबीजी भी और वीबीजी भी, बट एबीजी मोस्ट कॉमनली होती है। ब्लड गैस का एनालिसिस वो आर्टीरियल का भी हो सकता है, वीनस का भी हो सकता है। हम यहाँ पे आर्टीरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड गैस एनालिसिस में सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्लड के पीएच की। नॉर्मल ब्लड पीएच कितनी होती है? 7.35 to 7.45, ये नॉर्मल ब्लड पीएच है। अच्छा, ब्लड गैस एनालिसिस करनी ही क्यों है? ये पता करवाने के लिए कि पेशेंट अल्केलोसिस में जा रहा है या एसिडोसिस में जा रहा है। ठीक है, और उस अकॉर्डिंग फिर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड पीएच कितनी होती है? 7.35 to 7.45, राइट। सेकेंडली पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में कितना होना चाहिए? 35 to 45 mmHg। ये CO2 का, क्योंकि CO2 तो कम ही होनी चाहिए ना, आर्टीरियल ब्लड है वो, आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो CO2 कितनी होनी चाहिए? 35 to 45 mmHg। अगर 45 से ज़्यादा आ रही है दैट मीन्स पेशेंट के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और उस अकॉर्डिंग फिर इंटरवेंशंस ली जाती हैं। ठीक है, सेकेंडली पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? 80 to 100 mmHg, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है आर्टरीज में, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 80 to 100 mmHg। देन बाइकार्बोनेट्स का लेवल कितना होना चाहिए? 22 to 26।
ठीक है, ये है बाइकार्बोनेट्स का लेवल। अगर बाइकार्बोनेट्स ज़्यादा है तो पेशेंट अल्किलोसिस में है, अगर बाइकार्बोनेट्स का लेवल कम है नॉर्मल लेवल से तो पेशेंट एसिडोसिस में है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे ब्लड गैस एनालिसिस। फिलहाल के लिए हमने नॉर्मल वैल्यूज़ लर्न करनी है। अगर नॉर्मल वैल्यूज़ पता होंगी फिर ही हम एनालाइज कर सकेंगे कि पेशेंट एसिडोसिस में है या अल्कलोसिस में है। देन लास्ट सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये कितनी होनी चाहिए? 96 to 100% ब्लड की, राइट? ब्लड की ही हमेशा आर्टेरियल ब्लड की ही इंटरप्रेट की जाती है, ठीक है। तो ये अभी हो गया ब्लड गैस एनालिसिस हमारा। अभी हम करते हैं किडनी फंक्शनिंग टेस्ट पे। किडनी फंक्शनिंग टेस्ट में ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, एक तो है ब्लड यूरिया, ये कितना होना चाहिए? 7 to 20, ठीक है। 20 से अबव है तो मतलब क्या है कि दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। 20 है तो बॉर्डर लाइन है, अगर 20 से अबव है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ब्लड यूरिया कितना होना चाहिए? 7 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्रेटिनिन कितना होना चाहिए? 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, राइट? ये होना चाहिए क्रैट, जिसको हम क्रैट भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये होता है क्रेटिनिन, ठीक है। क्रेटिनिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर किडनी फंक्शनिंग, राइट? तो क्रेटिनिन अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसके बाद फिर पेशेंट डायलिसिस में जाता है, ओके। ये चीज़ होती है, डिपेंड करता है ये ना कि पेशेंट की किडनी कैसे फंक्शनिंग कर रही है, वो कोई AKD का या CKD का पेशेंट तो नहीं है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग ये चीज़ होती है, बट नॉर्मल वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यू क्रेटिनिन क्या है? 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक मार्कर की। कार्डियक मार्कर ये जो होते हैं ना, ये एक टेस्ट होते हैं, इसमें कई टेस्ट आ जाते हैं। ये हार्ट के टेस्ट होते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए कि हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हार्ट में, कोई इंजरी तो नहीं है, MI तो नहीं है, MI में भी टेस्ट होते हैं ये, ठीक है, या हार्ट फेलियर में तो नहीं जा रहा पेशेंट। सबसे पहले ट्रोपाई, इसको ट्रोपाई बोलते हैं, ट्रोपोनिन आए, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 0.04 नैनोग्राम पर ml, राइट? ट्रोपोनिन T, इसकी कितनी होती है? 0.01 नैनोग्राम पर ml। CPK MB की कितनी होती है? 0.5 नैनोग्राम पर ml। तो ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। मायोग्लोबिन की कितनी वैल्यू होती है? 70 to 85 नैनोग्राम पर ml। ये नॉर्मल वैल्यू है 70 to 85। अगर इससे अबव आ रही है दैट मीन्स पेशेंट में कहीं कार्डियक इंजरी हुई है, ठीक है, तभी कार्डियक मसल्स टूटे और मायोग्लोबिन की वैल्यू इतनी आ रही है। देन ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है, इसकी कितनी वैल्यू होती है? 100 पाइकोग्राम पर ml से अबव, ठीक है। अगर अबव है, सॉरी, अगर 100 से अबव है दैट मीन्स पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा है, तो 100 से बिलो होनी चाहिए, राइट? बिलो 100, ठीक है, ये होता है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट कॉमनली जो टेस्ट सभी का किया जाता है। अगर आप फीवर से भी जाओगे, ठीक है, तो आपको ये डॉक्टर टेस्ट लिख देंगे, ये इसको बोलते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है ये। सो CBC में ये सभी ने करवाया ही होगा कभी ना कभी, जब हम बीमार होते हैं तो डायरेक्टली हम ये टेस्ट करवा लेते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन में भी समटाइम हम ये टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है। CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे HB की। नॉर्मल HB थोड़ा बहुत डिफर करता है मेल और फीमेल में, मेल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। कितना होता है? 13.5 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, राइट? ये नॉर्मल वैल्यू रेंज है एक, ठीक है। 13.5 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर मेल्स में होता है, फीमेल्स में 11.5 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर अभी हमें नॉर्मल वैल्यू पता होगी तभी हम पता कर पाएंगे कि पेशेंट पॉलीसाइथीमिया में तो नहीं है या पेशेंट अनीमिक तो नहीं है। तो नॉर्मल रेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरप्रेट एनी पेशेंट्स कंडीशन और टू मेक अ डायग्नोसिस, राइट? देन सेकेंडली हम बात करेंगे WBC की, इसको बोलते हैं वाइट ब्लड काउंट। नॉर्मल कितना होता है? 4000 to 11000, ये नॉर्मल होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पेशेंट के WBC काउंट इतना है, सपोज 20,000 है, ठीक है, तो उसमें क्या है? पेशेंट को इन्फेक्शन है, इसलिए WBC काउंट बढ़ा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट? अगर 11,000 है तो बॉर्डर लाइन है, अगर उससे अबव आ रहा है तो पेशेंट को इन्फेक्शन है, ठीक है। देन RBC, RBCs कितने होने चाहिए मेल्स में?
4.7 to 6.1 मिलियन राइट पर माइक्रोलीटर, एंड फीमेल्स में कितने होने चाहिए 4.2 to 5.4 मिलियन राइट। देन हिमेटोक्रिट लेवल, हिमेटोक्रिट मेल्स और फीमेल्स में डिफर करता है, ठीक है ना। एचबी भी डिफर करता है, आरबीसी भी करेगा तो हिमेटोक्रिट भी करेगा। हिमेटोक्रिट की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए भाई मेल्स में 40 to 52% एंड फीमेल्स में कितनी होती है 36% to 48% राइट। देन आता है प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए 1.5 लाख टू 4.5 लाख, ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अगर 1.5 लाख से कम है तो मतलब कम जा रहा है, ठीक है। मोस्टली डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम होते हैं राइट। 4.5 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मल रेंज है 1.5 to 4.5 राइट। देन न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये सभी जो है ना WBCs की ही टाइप है राइट। न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं 60 to 70%, लिम्फोसाइट्स कितने होते हैं 20 to 30%, ये परसेंटेजेस में होते हैं राइट। मोनोसाइट्स कितने होते हैं 2 to 8%, नॉर्मल 2 to 8% मोनोसाइट, लिम्फोसाइट 20 to 30%, न्यूट्रोफिल 60 to 70%, एओसिनोफिल 1% to 6% नॉर्मल, बेसोफिल्स लेस देन 1% राइट। अगर ये बढ़ रहे हैं, सपोज करो पेशेंट की रिपोर्ट में ये वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं, दैट मीन्स पेशेंट को इन्फेक्शन है और ये सेल्स उस इन्फेक्शन के साथ लड़ रहे हैं राइट। तो ये सारी हमारी नॉर्मल लैब वैल्यूज़ थी। आई होप ये आपको इजीली लर्न हो जाएंगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन फॉर द एग्ज़ाम्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहे और प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।